हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे पूरे नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक का सोशल साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन में दिया गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में दिया गया है झारखंड और आपका ऑप्शन सी में दिया गया है उड़ीसा और ऑप्शन डी में दिया गया है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भारत का जो पहला लौह इस्पात उत्पादक उद्योग जो है ना, उसे हम लोग कहते हैं टाटा लौह और इस्पात कंपनी। उसके बाद में अगला सवाल है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो सड़क मार्ग से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि गंडक परियोजना कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में स्थित है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 काफ़ी ही मज़ेदार तथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला गया है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। द्वितीय महायुद्ध आप सभी को मालूम होगा कि सन 1939 से लेकर सन 1945 ईस्वी तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो इसी युद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो ये हुआ था यूरोपीय संस्था, यानी यूरोपीय संघ की। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, यह कथन जो है ना, ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। तो क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत में मतदाता होने की आयु कितनी है, यानी सवाल में पूछा गया है कि भारत में कितनी आयु तक के वह कितनी आयु है जिसके माध्यम से आप मतदान कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 वर्ष। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। क्वेश्चन 8 कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो दोस्तों, भारत में जो है ना, वो संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली विकसित की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसी सवाल को इस प्रकार से मैट्रिक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है या संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब इकाहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा कि संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 11 को देखिए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद में क्वेश्चन 12 में कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से किन मुद्दे पर सफलता पाई है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने वह कौन ऐसा मुद्दा है जिस पर सफलता पाई है, जिसमें सक्सेस पाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच में आर्थिक पैमाना कम किया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त कर दिया था। तो दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद से ये क्वेश्चन लिया गया है। आज सवाल में कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल द्वारा कौन से पद पे नियुक्त किया गया था, कौन से पद पे बैठाया गया था। तो
तो उस पद का नाम है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिस्मार्क। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे किया गया था। काफ़ी सिंपल सवाल है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वो रूस में किया गया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रूस। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी। दोस्तों बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी, उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा। नवंबर 1917 ईस्वी की बात है जब बोल्शेवी क्रांति हुई थी। और सन 1917 ईस्वी में पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि केवल बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए। क्वेश्चन 17 कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 ईस्वी में पारित किया गया था और 15 मार्च से उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा तो 8 मार्च हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाएगा तो 5 जून हो जाएगा। मजदूर दिवस पूछा जाएगा तो 1 मई हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च हो ही गया है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका होते हैं। उसी प्रकार से लोकतंत्र के भी 3 अंग होते हैं। यहाँ पे वैश्वीकरण के अंगों की बात करें तो वैश्वीकरण के कुल 5 अंग होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है। तो इसके लिए आपको 4 सेवा का नाम दिया गया है। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉल सेवा जो है ना ये गैर सरकारी सेवा है, बाकी सैन्य सेवा, वित्त सेवा और रेल सेवा ये सभी सरकारी सेवा है। उसके बाद में अगला सवाल है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। आप सभी को बता दें कि मुंबई को ही भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए यानी मुंबई होगा। उसके बाद में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे तो पुर्तगाली थे। और भारत पहुंचने वाले या भारत का खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति जो वास्को डी गामा थे ना ये भी पुर्तगाल के थे। अमेरिका का खोज करने वाले औद्योगिक कोलंबस भी पुर्तगाल के थे। अगला सवाल सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सन 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था तो आप बता दीजिएगा कि सन 1930 से लेकर 32 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसमें नमक कानून को भी तोड़ा गया था, जिसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ली हुई थी। यही कारण था कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जनवादी आंदोलन भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। राउरकेला लौह इस्पात जो है ना ये उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन 24 कहता है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो सामंती व्यवस्था से हटकर वह कौन ऐसा व्यवस्था है जहाँ पे शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो वह है प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित की गई है। उम्मीद है आप सभी को मालूम ही होगा कि मुजफ्फरपुर जिला में एक कांटी जगह पड़ता है जहाँ पे कांटी तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि रेल वर्कशॉप
कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का बहुत ही सिंपल जवाब हो जाएगा जमालपुर, यानी जमालपुर में ही रेल वर्कशॉप स्थित है। और आप सभी को बता दें कमालपुर जमालपुर ये कहाँ पे है? तो यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में अगला सवाल है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। और इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि सुनामी का संबंध किससे है? तो समुद्र में भूकंप आने से है। और सुनामी किससे मापा जाता है? तो सुनामीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल को इसमें 28 में पूछा गया है कि सुखाड़ क्या है? तो दोस्तों सुखाड़ जो है यानी वैसी आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है, वैसे तमाम आपदा को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़ ये सभी प्राकृतिक आपदा होती हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 में कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 29 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है वो है अधिक सिंचाई, यानी आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? यानी मनुष्य के शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जल की मात्रा 65% होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए। क्वेश्चन 31 कहता है निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया गया है मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ। इन चारों जंतुओं में से यहाँ पे ऑप्शन बी में एक ऐसा जंतु का नाम दिया गया जिसका नाम है डॉल्फिन, और यह डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 में बोला गया कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? दोस्तों आप सभी को बता दें कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, चूना पत्थर। उसके बाद में अगला सवाल है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 33 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। उसके बाद में क्वेश्चन 34 कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? दोस्तों आप सभी को बता दें कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्रथम क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, दूसरा क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। अगला सवाल नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? दोस्तों नई आर्थिक नीति जो लागू की गई थी लेनिन के द्वारा, जो 1921 ईस्वी में लागू की गई थी, तो इसमें किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जिसे LPG कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला सवाल है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो दोस्तों उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन जो शुल्क है वो 1 रुपया भी नहीं लगता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 37 कहता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे हम लोग रिमोट सेंसेटिव उपग्रह के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस उपग्रह का जो उपयोग है ना, ये संसाधनों की खोज करने में किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन में 4 नगरों का नाम दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड में एक नगर पड़ता है जिसका नाम है देहरादून। ये जो नगर है ना, ये भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बहुत अफसोस की बात है कि हमारे ही राज्य बिहार को पिछड़ा राज्य की कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, बिहार। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखिए। क्वेश्चन 40 कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च के जो समय होता है, इसी वर्ष को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद में क्वेश्चन 41 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 41 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो देखिए कानून के समक्ष समानता होना, तो ये तो अनुरूप है।
उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू करना ये भी अनुरूप है, बहुसंख्यकों का शासन ये भी अनुरूप है, लेकिन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 कहता है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। उसके बाद में अगला सवाल है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम की बात करेंगे तो वो अलगाववाद हो जाएगा, ना कि यहाँ पे क्षेत्र से लगाओ, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता, ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अलगाववाद। उसके बाद में बोला गया है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा। कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। संसाधन वाले चैप्टर में हम आप सभी को बताए थे कि वैसे संसाधन जिसका इस्तेमाल जिसको हम निर्माण में तुरंत नहीं ला सकते हैं, जिसका निर्माण में बहुत करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, ऐसे तमाम संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद में बोला गया है भूस्खलन क्या है। दोस्तों भूस्खलन भी एक प्राकृतिक आपदा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में बोलता है क्वेश्चन 46 कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि पृथ्वी में कंपन होता है, इसे हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं, और महासागर यानी सागर यानी समुद्र के तली में होने वाले कंपन को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं, जिसकी तीव्रता की माप सोनामीटर के द्वारा की जाती है और भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल के माध्यम से की जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन 47 कहता है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर पहुंचने वाली प्रथम भूकंपीय तरंग को हम लोग पी तरंग कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पी तरंग। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 कहता है कि सुनामी का संबंध किससे है। दोस्तों याद रखिएगा सुनामी समुद्र में आता है, इसीलिए इसका संबंध समुद्र से होगा, यानी आपका ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।